नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट विथ महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में। दोस्तों, सल्तनत कालीन जो राजनैतिक गतिविधियां है उसको तो बहुत सारे लोग पढ़ा देते हैं और उसके बारे में आप लोगों को भी बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, लेकिन जब सल्तनत कालीन प्रशासन की बात आती है, सल्तनत कालीन सिक्के की बात आती है, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की बात आती है, सल्तनत कालीन शिक्षा और साहित्य की बात आती है, तो यहाँ से क्वेश्चन फंसने लगता है। वजह यह है कि ये उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है और टीचर उसको पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि YouTube के माध्यम से ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी छूट जाती हैं वो आप तक पहुँचे। लेकिन दोस्तों, अगर अभी आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में बात करेंगे आज। तो दोस्तों, अगर हम सल्तनत कालीन प्रशासन की बात करें तो सल्तनत कालीन जो साम्राज्य था वो धर्म प्रधान साम्राज्य था। वो धर्म प्रधान साम्राज्य था। चाहे कोई भी शासक हुआ हो, उसने खलीफा की बात का अनुसरण जरूर किया है। ये बात अलग है कि इतिहास के दो सुल्तानों को छोड़ दिया जाए, अलाउद्दीन खिलजी और उसके पुत्र मुबारक शाह खिलजी को, तो लगभग सभी ने खलीफाओं से सुल्तान पद की मान्यता लिया है और खलीफाओं के हिसाब से काम किया है। भारत में जो उलीमा वर्ग रहते थे वो भी प्रशासन को कहीं न कहीं नियंत्रित करते थे। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं जो सल्तनत कालीन प्रशासन था वो धर्म प्रशासन था। अच्छा, अगर बात ये किया जाए कि जो सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन था उसका मुखिया कौन था या इसका प्रधान कौन था या फिर इसकी जो शक्तियाँ थी किसके हाथ में थी, तो सीधे सुल्तान के हाथों में थी। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन जो सल्तनत काल था वो सुल्तान के हाथों में था। अब बात ये आती है कि आखिर में पूरे विश्व का पहला सुल्तान कौन है? विश्व का पहला सुल्तान कौन है? ठीक है, विश्व का प्रथम शासक कौन है ना? विश्व का प्रथम शासक कौन जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्र, वो हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की है ना। तो पहला सुल्तान उपाधि धारण करने वाला जो शासक है महमूद गजनवी है। अब बात ये आती है कि भारत में कौन सा व्यक्ति है, भारत में सल्तनत काल में कौन सा शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया है? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। आप देखेंगे कि इल्तुतमिश को 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह ने जो है सुल्तान की उपाधि दिया था। तो अगर पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले किसने सुल्तान की उपाधि धारण किया तो महमूद गजनवी, और भारत में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। अब सल्तनत कालीन जो है प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो अगर प्रमुख विभाग की बात कर लें कौन कौन से विभाग मुख्य थे, तो आप देखेंगे 4 विभाग मुख्य थे। इसमें पहला जो विभाग सबसे महत्वपूर्ण है वो है दीवान ये बिजारत। और दीवान ये बिजारत विभाग जो था वो राजस्व विभाग था। वो कैसा विभाग था दोस्त? राजस्व विभाग था ये दीवान ये बिजारत विभाग। और इस दीवान ये बिजारत विभाग का जो मुखिया होता था उसको वजीर कहा जाता था। दीवान ये बिजारत विभाग का जो मुखिया होता था वो वजीर होता था, यानी कि प्रधानमंत्री राज्य का होता था। वो बात अलग है कि बाद में बहराम शाह ने नायब का पद सृजित कर दिया तो नायब का पद वजीर के भी पद से बड़ा हो गया, लेकिन जब तक नायब का पद सृजित नहीं हुआ था सल्तनत काल में जो सबसे बड़ा पद होता था वह वजीर का पद होता था।
ठीक है। दूसरा विभाग जो था वो था दीवान ये अर्ज, दीवान ये अर्ज विभाग। और अगर ये दीवान ये अर्ज विभाग की बात करें कि यह कैसा विभाग था, तो यह सैन्य विभाग था। यह कैसा विभाग था, तो यह सैन्य विभाग था। और बात किया जाए कि सैन्य विभाग दीवान ये अर्ज की स्थापना किसने किया था, तो बलबन ने किया था। बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछता है दीवान ये अर्ज विभाग का संस्थापक कौन है, तो बलबन है। इसके बाद अगर हम बात करें कि दीवान ये अर्ज विभाग का मुखिया क्या कहलाता था, तो इसको कहते थे आरिज ये मुमालिक, आरिज ये मुमालिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि दीवान ये अर्ज विभाग का जो मुखिया होता था वो आरिज ये मुमालिक होता था। लेकिन अगर ये पूछ ले कि बताइए सैन्य विभाग का जो है सर्वोच्च सेनापति कौन था, अगर ये पूछ ले कि सैन्य विभाग का सर्वोच्च सेनापति कौन था, तब क्या आंसर हो जाएगा आरिज ये मुबालिक? नहीं, आरिज ये मुबालिक सैन्य विभाग का सर्वोच्च सेनापति नहीं था, दीवान ये अर्ज विभाग का मुखिया था। अगर सर्वोच्च सेनापति की बात आ जाए कौन था दिल्ली सल्तनत में, तो आंसर हो जाएगा सुल्तान। तो अगर सुल्तान सर्वोच्च सेनापति था तो फिर आरिज मुबालिक कौन का क्या काम करता था? सेना का भर्ती करना, है ना, उनको वेतन देना, है ना, उसको युद्ध के मैदान में लड़ाना, ये सब काम था आरिज मुबालिक का। लेकिन सर्वोच्च सेनापति कभी भी आरिज मुबालिक नहीं था। तीसरे विभाग की अगर बात करें तो तीसरा विभाग है दीवान ये इंसा। और दीवान ये इंसा जो है शाही सचिवालय था, शाही सचिवालय था। और शाही सचिवालय का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर पत्राचार लिखा जाता था, पत्र व्यवहार होता था। और इसका जो मुखिया होता था उसका नाम था दबीर ये खास। इसका नाम दोस्त क्या था? दबीर ये खास। और चौथा विभाग जो था वो था दीवान ये रिसालत, दीवान ये रिसालत। अगर बात किया जाए दीवान ये रिसालत कैसा विभाग था, तो यह विदेश विभाग था। यह कैसा विभाग था दोस्त? तो यह विदेश विभाग था। ठीक है, दीवान ये रिसालत जो था विदेश विभाग था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह धर्म से भी संबंधित था। आप कह सकते हैं कि यह धर्म विभाग भी कुछ लोग मानते हैं। और इसका जो मुखिया होता था वो सद्र होता था। और भी कुछ विभाग इसी में हम जोड़ देते हैं। एक है दीवान ये वकूफ़, दीवान ये वकूफ़। आप देख रहे हैं कि सल्तनत काल में बड़ी संख्या में जो है कागज़ों पर चीज़ें लिखी जाती है। तो जो व्यय कागज़ होता था, व्यय कागज़ का देखभाल करने वाला अधिकारी जो होता था, व्यय कागज़ का देखभाल करने वाला जो अधिकारी होता था, वह दीवान ये वकूफ़ विभाग के माध्यम से काम करता था। छठवां जो विभाग है वो है दीवान ये रियासत, दीवान ये रियासत। दीवान ये रियासत विभाग को किसने जो है स्थापित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ये वकूफ़ विभाग को किसने स्थापित किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। दीवान ये रियासत विभाग को किसने स्थापित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन जो है बाज़ार नियंत्रण प्रणाली अपनाया था, बाज़ार नियंत्रण प्रणाली अपनाया था। और बाज़ार नियंत्रण प्रणाली को क्रियान्वित करने का काम जो करता था वो दीवान ये रियासत विभाग करता था। सातवां विभाग है दीवान ये मुस्त खराज,
दीवान ये मुस्तखराज। अगर बात किया दीवान ये मुस्तखराज विभाग की स्थापना किया था किसने, तो इसकी भी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब बात आती है कि यह विभाग किस लिए स्थापित किया गया था, तो आप देखेंगे कि यह विभाग जो है बकाया राशि वसूलने के लिए स्थापित किया गया था। बकाया राशि वसूलने के लिए इस विभाग की स्थापना करी गई थी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। एक विभाग है जिसका नाम है दीवान ये अमीर कोही। इस विभाग का नाम है दोस्त दीवान ये अमीर कोही। और अगर बात किया जाए कि इस विभाग की स्थापना किसने किया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। और अगर बात किया जाए कि यह विभाग कैसा है, तो यह कृषि विभाग है। अगर बात किया जाए कि यह कैसा विभाग है, तो यह फिर आप देखेंगे कि यह कृषि विभाग है ना। और अगर अगले विभाग की बात किया जाए, और अगर आप देखेंगे अगले विभाग की बात किया जाए, तो अगला विभाग है दीवान ये इस्तिहाक। दीवान ये इस्तिहाक, इस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और अगर ये बात किया जाए कि ये विभाग कैसा है, तो यह पेंशन विभाग है। इसके माध्यम से जो लोग असहाय थे उनको पेंशन दिया जाता है, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, है ना। ये सारे पेंशन देने का जो विभाग था दीवान ये इस्तिहाक था। इसके अलावा एक विभाग है दीवान ये खैरात विभाग। दीवान ये खैरात विभाग। अगर दीवान ये खैरात विभाग की बात किया जाए, तो इसकी भी स्थापना किया है फिरोज शाह तुगलक ने। और इस विभाग का काम था दान देना। इस विभाग का काम था दान देना। इसके बाद विभाग की बात किया जाए, तो दीवान ये बंदगान। दीवान ये बंदगान, इसकी भी स्थापना किया है फिरोज शाह तुगलक ने। और यह दास विभाग था। आप देखे होंगे कि फिरोज शाह जो तुगलक है वह दासों का बहुत बड़ा शौकीन है। और जो है दासों का शौकीन होने के नाते उसके पास 1,80,000 दास थे। तो इसी विभाग के माध्यम से जो है वह उनको हैंडल करता था। अब हम बात करेंगे जो पद है, विभिन्न पद जो लोगों को दिया गया है। तो एक पद का नाम है सर-ए जानदार। सर-ए जानदार। सर-ए जानदार कैसा पद था? सुल्तान के अंगरक्षक सेना के प्रधान। सुल्तान के अंग रक्षकों का प्रधान जो होता था उसको क्या कहा गया है? सर-ए जानदार। सुल्तान जो है क्या कहते हैं कि अंगरक्षक के साथ चलते थे। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सा शासक है जिसकी अंगरक्षक जो होते थे वो पुरुष नहीं बल्कि महिला होते थे, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद देखिएगा अमीर ये आखुर। तो अमीर ये आखुर का पद किसे दिया गया था? तो अमीर ये आखुर मतलब क्या होता है? अश्वशाला का प्रधान। जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं उसको अश्वशाला कहा जाता है। और इस अश्वशाला का जो हेड होता था
उसको पद मिलता था अमीर ये आखूर का। इसके अलावा देखिएगा एक होता है अमीर ये मजलिस। अमीर ये मजलिस। अमीर ये मजलिस का पद किसे दिया जाता है? कोई त्यौहार पड़ता हो, है ना, या फिर कोई मेला लगता हो, तो त्योहारों या मेलों का जो प्रधान अधिकारी होता था उसको कहा गया है अमीर ये मजलिस। इसके अलावा आप देखिएगा अमीर ये हाजिब। अमीर ये हाजिब, या हम जिसको कहते हैं बारबक। तो अमीर ये हाजिब या बारबक जो अधिकारी होता था उसका काम क्या होता था? उसका काम था कि शाही दरबार में शिष्टाचार बनाए रखना। शाही दरबार में शिष्टाचार बनाए रखना और दरबार का जो वैभव है उसको बनाए रखना। यानी कि कोई भी आदमी गलत तरीके से अगर दरबार में एंट्री करता है तो उसको रोकना और दरबार का जो वैभव है उसको बनाए रखना। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है, एक अधिकारी था जिसका नाम है काजी उल कुजात। अब काजी उल कुजात की बात करें तो यह मुख्य न्यायाधीश था। यह क्या न्यायाधीश था? मुख्य न्यायाधीश था। लेकिन अगर ये बात किया जाए, इसके अलावा ये मुख्य न्यायाधीश था, इसके अलावा अगर बड़े बड़े हम नगरों की बात करें तो बड़े बड़े नगरों में जो न्यायाधीश होते थे उनको कहा गया है अमीर ये दाद कहा गया है। तो आप देखें काजी उल कुजात जो मुख्य न्यायाधीश था। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन था तो सुल्तान खुद था। अगर पूछा जाए कि सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन था? सुल्तान, जिसको सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। ये हाई कोर्ट के समान था काजी उल कुजात। और जो नगरों में होते थे ये स्टेट लेवल के जो है न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो है न्यायाधीश होते थे। इसके अलावा एक अधिकारी है जिसका नाम है मुतसर्रिफ। उसका नाम है मुतसर्रिफ। और ये जो मुतसर्रिफ अधिकारी होता था, ये देखिएगा कारखानों का अधिकारी होता था। कारखानों का अधिकारी होता था जो मुतसर्रिफ होता था। इसके अलावा एक अधिकारी है जिसका नाम है मुतसद्दी। जिसका नाम है मुतसद्दी, ठीक है। एक अधिकारी है जिसका नाम है मुतसर्रिफ और एक अधिकारी ये है जिसका नाम है मुतसद्दी। अब मुतसद्दी जो होता था वह बंदरगाह अधिकारी होता था। जो बड़े बड़े बंदरगाह होते थे जहाँ से व्यापार होता था उसका जो अधिकारी होता था उसको मुतसद्दी कहा गया है। इसके अलावा एक अधिकारी होता था जिसका नाम है मुहतसिब। जिसका नाम है मुहतसिब। और अगर मुहतसिब की बात करा जाए तो यह प्रजा के आचरण को देखने वाला अधिकारी था। प्रजा के आचरण को जो अधिकारी देखता था उसको मुहतसिब कहते थे। एक अधिकारी होता था जिसका नाम है मुशर्रिफ ये मुमालिक। एक अधिकारी है जिसका नाम है मुशर्रिफ ये मुमालिक। अब मुशर्रिफ ये मुमालिक कैसा अधिकारी होता था इसकी हम बात करें तो ये जो है मुशर्रिफ ये मुमालिक जो अधिकारी है, आप इसको देखेंगे, यह प्रांतों व अन्य विभागों का लेखा जोखा रखता था। प्रांतों में जो चीज़ें लागू की गई उसका रिकॉर्ड रखता था। अन्य विभागों में जो चीज़ें लागू की गई है उसका रिकॉर्ड लगता था लिख के। तो ये कुछ सल्तनत कालीन पद हैं। अभी भी और भी कुछ पद हैं लेकिन इसका इतना स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला है पद जिसका नाम है मुस्तौफी ये मुमालिक। मुस्तौफी ये मुमालिक। अब इसको कहा गया है महालेखा परीक्षक। इसको कहा गया है क्या? महालेखा परीक्षक। ठीक है। और इसका क्या काम था? वो जो दस्तावेज होते थे उनकी जांच करता था। महालेखाकार जो होता था, मुशरिफ या मुमालिक, उसने जो दस्तावेज बनाया है उसको जांच करने वाला अधिकारी कौन होता था? मुस्तौफी ये मुमालिक। इसके बाद जो अगला हम बात करने जा रहे हैं वो है नायब ये ममालिकात। नायब या ममालिकात आप कह सकते हैं राज्य का प्रधानमंत्री। सुल्तान के बाद सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो यही होता था। जब तक नायब का पद सृजित नहीं हुआ था तब तक सुल्तान के बाद जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वह वजीर होता था। लेकिन जब नायब का पद सृजित कर दिया गया तो सुल्तान के बाद जो सबसे बड़ा अधिकारी उभर कर सामने आया है वो नायब ये ममालिकात था। अगला है वरीद ये मुमालिक। वरीद ये मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख। जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था उसे क्या कहा गया है? वरीद ये मुमालिक। इसके अलावा हम बात करें तो एक अधिकारी का नाम है सद्र उस सुदूर। और अगर हम सद्र उस सुदूर की बात करें तो सद्र उस सुदूर जो अधिकारी होता था उसका काम था जो है धार्मिक मामलों का देखभाल करना। इसके अलावा जो अधिकारी था उसका नाम है कोतवाल। अब कोतवाल का काम था नगरों में प्रशासन को बनाए रखना। नगरों में प्रशासन को बनाए रखना। इसके अलावा एक अधिकारी था जिसकी नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, उसका नाम था शहनाई मंडी। ठीक है। शहनाई मंडी का काम था मूल्य निर्धारित करना। तो जो मूल्य निर्धारित करने वाला होता था उसका नाम था शहनाई मंडी। तो ये दोस्तों सल्तनत कालीन प्रशासन के प्रमुख विभाग तथा प्रमुख पद थे। अब हम बात करेंगे सल्तनत कालीन प्रशासन का विभाजन। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, फिर हम इसको मिटा देंगे। अब हम बात करेंगे प्रशासन, पूरा लिखें, सल्तनत कालीन साम्राज्य का विभाजन। तो अगर हम सल्तनत कालीन साम्राज्य का विभाजन करें तो सबसे पहले आएगा केंद्रीय प्रशासन, है ना। और केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था वह जो है आप देखेंगे सुल्तान स्वयं होता था। फिर आप केंद्र को आप देखेंगे जो है इक्ता में बांटा गया है। आप इसी को कह सकते हैं आज के समय में क्या, प्रांत कह सकते हैं। और प्रांत का जो मुखिया होता था वो होता था इक्तेदार, या इसी को कहा गया है मुकत्ता, या इसी को कहा गया है वली, या इसी को कहा गया है नाजिम। ठीक है। तो अगर आप देखिएगा कि केंद्रीय प्रशासन का विभाजन किस में हुआ, इक्ता में। और इक्ता का जो मुखिया होता था
इक्तेदार उसी को कहा जाता था, उसी को मुक्ता कहा जाता था, उसी को वली कहा जाता था, उसी को क्या कहा जाता था, नाजिम। इक्ता का जो विभाजन हुआ है वह सिक में हुआ है। सिक मतलब क्या हो जाएगा, जिला, और ज़िले का जो अधिकारी होता था उसे कहा गया है सिकदार। फिर सिक का विभाजन आप देखेंगे परगना में हो गया है, और जो परगना का अधिकारी होता था उसको कहा गया है आमिल। फिर परगना का विभाजन आप देखेंगे ग्राम में हो गया है, और ग्राम के अधिकारियों को कहा गया है खूत, और इसी को कहा गया है मुकद्दम। इसी को क्या कहा गया है, मुकद्दम, और इसी को क्या कहा गया है, चौधरी। खूत, मुकद्दम, चौधरी। अब जो खूत होता था इसको गांव का ज़मींदार कहते थे, ठीक है, ये गांव का क्या होता था, ज़मींदार होता था। जो मुकद्दम होता था इसे गांव का मुखिया माना जाता था, है ना। जो चौधरी होता था यही चौधरी गांव के किसानों से जो है भू राजस्व वसूलता था, तो आप इसको कह सकते हैं भू राजस्व अधिकारी। और आप देखेंगे ग्राम में इन तीनों की मदद करने के लिए एक व्यक्ति होता था और उसे कहा गया है क्या, पटवारी। ठीक है दोस्त, तो ये था जो है सल्तनतकालीन प्रशासन, सल्तनतकालीन प्रमुख विभाग, प्रमुख पद और सल्तनतकालीन साम्राज्य का विभाजन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार आप सभी लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, है ना, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको यह सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।